ये क्वेश्चन आया भी हुआ है सीबीटी में 2022 में। मुझे इसका आंसर कोई बताओ, एनीवन कैन आंसर। हाँ, डिड वी रीड द क्वेश्चन? प्लीज बी वोकल। व्हाट डू वी मीन बाय, क्या है ब्रेग्जिट? बताओ कोई, और ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ब्रेग्जिट क्या है? व्हाट इज ब्रेग्जिट? देखो, 1945 से पहले तक दुनिया पे कंट्रीज रूल करते थे। वन वॉज ब्रिटेन एंड वन वॉज फ्रांस। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल कंट्रीज टिल 1945, टिल 1945। 1939 टू 45 वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू took place, and World War II was fought between whom? On one side there were Britain and France. They were being supported by US and USSR. यहाँ तक समझ में आया? USSR means Russia. USSR means Russia. USSR got broken down into 15 countries in the year 1991. इसमें जो सबसे बड़ा कंट्री निकल के आया, दैट इज कॉल्ड एज रशिया। एक साइड थे, और इनके अगेंस्ट में कौन लड़ रहा था? जापान, जर्मनी एंड इटली। वर्ल्ड वॉर 2 पावरफुल लोग लड़े, पावरफुल लोग लड़ रहे थे। क्या कौन? ये वाला साइड, ये वाले साइड में। अब ये जो वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर 2, ये हो कहाँ रही थी? यूरोप में। सुनते जाना बहुत ध्यान से, कहाँ हो रही थी? यूरोप में। यूरोप इज कॉन्टिनेंट। यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट। एक सिटी का नाम सुना होगा तुमने, इस्तांबुल। इस्तांबुल इज कॉल्ड एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। इज कॉल्ड एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। मतलब इस्तांबुल का लोकेशन है, आधा इस्तांबुल यूरोप में आता है और आधा इस्तांबुल एशिया में। समझ रहे हो? तुमसे पूछेगा ऐसा कौन सा कंट्री है विच इज शेयर्ड अमंग टू कॉन्टिनेंट्स, द आंसर वुड बी रशिया। रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है। यहाँ पे जो रशिया है ना, इसका कुछ पार्ट कहाँ पे? यूरोप में, और कुछ पार्ट एशिया में। रशिया में यहाँ पे एक माउंटेन्स है जिनका नाम है यूराल माउंटेन्स। तो यूराल माउंटेन्स का इस साइड को बोलते हैं एशिया, इस साइड को बोलते हैं यूरोप। अब क्योंकि मॉस्को जो उसका कैपिटल है किसका? रशिया का, वो यूरोप वाले साइड में आता है, इसलिए हम रशिया को यूरोप मानते हैं। बट 80% ऑफ रशिया इज इन एशिया। द कंट्री दैट इज शेयर्ड बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स इज, द सिटी दैट इज शेयर्ड बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स इज इस्तांबुल। दैट इज वाई इस्तांबुल इज कॉल्ड एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। यूरोप का आदमी है पर बूढ़ा है, बिकॉज सम ऑफ इट इज लाइंग इन एशिया। समझ गए? पक्का? ये लोग जीत गए। अब क्योंकि और यूरोप में हुई थी तो डिस्ट्रक्शन कहाँ हुआ होगा? यूरोप में। देखो, जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 वो दो दो एटम बम्स फेंके किसने? यूएस ने। पहले का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन। पहले बॉय आता है मैन? बॉय। तो पहले बॉम्बिंग कहाँ पे, पहले बॉम्बिंग कौन सी होगी? बॉय की। दूसरे किसकी होगी? मैन की। जो बॉय वाली बॉम्बिंग हुई वो हुई हिरोशिमा में, और मैन वाली बॉम्बिंग हुई नागासाकी में। ये दोनों कहाँ पे हैं? वेरी गुड। समझ में आया? पक्का? अब देखो, जापान पिक्चर से आउट हो गया, बॉम्ब भी डाल दिए। जर्मनी और इटली हार गए, ये यूरोप में थे। जर्मनी इज इन यूरोप, इज इन यूरोप, है ना? जब जर्मनी हारा, तो जर्मनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी वाज बाय यूएस, जर्मनी वाज लुक्ड आफ्टर बाय यूएसएसआर। जर्मनी का जो कैपिटल है उसका नाम है बर्लिन। ये जर्मनी, यहाँ बर्लिन। बर्लिन में एक वॉल बना दी गई जिसका नाम था बर्लिन वॉल। जब 1991 में यूएसएसआर टूटेगा तो बर्लिन वॉल भी तोड़ दी जाएगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? पूछ लो, मेरी बात सुनो। जापान का तो पता समझ में आ गया ना, किस्सा ही खत्म हो गया। दो दो बॉम्ब गिरे, उनके बॉम्ब के नाम याद रखो, सिटी याद रखो। इटली में कुछ खास नहीं हुआ था, इटली का डिक्टेटर था मसोलिनी, मार दिया गया था। ठीक, तो इटली आउट, बचा जर्मनी। जर्मनी में था एडोल्फ हिटलर। कुछ लोग बोलते हैं उसने सुसाइड कर ली, कुछ लोग बोलते हैं वो अर्जेंटीना भाग गया। अब हमें नहीं पता, हमें ना कॉन्स्पिरेसी एग्जाम में पूछते। तो एडोल्फ हिटलर के जाने के बाद जर्मनी बचा। जर्मनी को इन लोगों ने आपस में दो हिस्सों में बांट लिया। अभी देखो क्यों यही दो लोग बांटेंगे। वॉर कहाँ हो रही है? यूरोप में। डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? यूरोप में। तुम जीत भले ही जाओ, लेकिन लड़ाई होगी तो डिस्ट्रक्शन होगा। अरे मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई होगी, मेरे घर में हो रही है, लेकिन मैं जीत भले ही जाऊँ, मेरे घर में तोड़फोड़ होगी, नुकसान मेरे घर में होगा ना। टीवी मेरा टूटेगा, डाइनिंग टेबल मेरा टूटेगा, सोफा मेरा टूटेगा, दीवारें मेरी टूटेंगी। यही हाल हुआ यूरोप का। ये वॉर तो जीत गए, पर वॉर लड़ते लड़ते ये बेचारे बैंकरप्ट हो गए, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस को तो एडोल्फ हिटलर ने कैप्चर कर ही लिया था, और ब्रिटेन वो कैप्चर करने वाला था। ब्रिटेन में बहुत लोगों को हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी कि एडोल्फ हिटलर इज अबाउट टू कम।
ठीक। अब बचे कौन? और यूएसएसआर। ठीक। अब 1945 के बाद गेम पलटेगा और 1945 के बाद दुनिया पे रूल करना शुरू करेंगे कौन? नाउ देवर नो लॉन्गर अ पावर। ये तो कर्जे में और आ गए। अब देखो बात सुनो, जब इतना नुकसान होगा तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सिटीज़ जो नुकसान हो गई उनको वापस डेवलप करना है, यस और नो? यस। तो अब डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? मनी। अगर मेरे को डेवलपमेंट करना है तो व्हाट डू आई वांट? मनी। नाउ हु इज गोना गिव मी मनी? ब्रिटेन को भी मनी चाहिए, फ्रांस को भी मनी चाहिए, जर्मनी को भी मनी चाहिए, इटली को भी मनी चाहिए, जापान को भी मनी चाहिए, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज होंगे जिनको मनी चाहिए होगा फॉर डेवलपमेंट। अब पैसे देने वाले दो ही देश बचे, यूएस और। अब नाउ यूएसएसआर वाज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी थी? कम्युनिस्ट। यहाँ पे जितनी चीज़ें होती हैं ये किसके ओन्ड होती हैं? पब्लिक ओन्ड। मतलब सारी कंपनियां सरकारी हैं। पेन जो यूज़ कर रहे हो वो भी सरकार ने बनाया, शूज़ जो यूज़ कर रहे हो सरकार ने बनाया, गाड़ी जो यूज़ कर रहे हो सरकार ने बनाई। इस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। सेंटर से जो कमांड आएगी वही बनेगा। ऐसे समझ लो इंडिया में अगर आज कम्युनिस्ट स्टेट आ जाए तो जो मोदी जी चाहेंगे वही प्रोड्यूस होगा। जो वेजेस देना चाहेंगे वही वेजेस मिलेंगी। प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। कमांड इकोनॉमी। ठीक। यूएस इसका उल्टा था। यूएस प्रमोटेड प्राइवेटाइजेशन। यूएस सेड कि भाई हम तुमको नहीं बताएंगे, आर ओनली ड्यूटी इज टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना काम कर ले। इसीलिए यूएस में यू हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कैसा टैक्सेशन है? प्रोग्रेसिव। इंडिया में कैसा टैक्सेशन है? रिग्रेसिव। सब ध्यान रखना है। ये मत सोचना है क्वेश्चन में नहीं आया तो बता क्यों रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है मेरी इनकम जितनी बढ़ेगी तो सरकार को मेरा टैक्स कम करना चाहिए ना। सोचो क्यों? मेरी इनकम बढ़ रही है मतलब मैंने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, तो इन ऑल यू आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट ओनली नो। तो मैं टैक्सेस शुड बी लेस बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड। तभी तो प्रोग्रेसिव है। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर मनी यू अर्न। द मोर मनी यू अर्न, तो नाउ द गवर्नमेंट विल टैक्स यू लेस। प्रोग्रेसिव। ऐसे समझो ना, घर में पापा है तो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मार्क्स ला रहा है, उस पर टैक्स कम लगना चाहिए ना। इंडिया में उल्टा है, तुम जितना कमाओगे टैक्स उतना पड़ेगा। तो इंडिया में वी हैव रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसीलिए लोग फॉरेन में जाके शेल कंपनीज बनाते हैं, पैसा अपना ब्लैक मनी के थ्रू रीरूट करते हैं, क्योंकि टैक्सेशन इंडिया में बहुत हाई है। यूएस में टैक्सेस कम है। यूएस में तुम जितना पैसा कमाओगे टैक्स उतना ही कम होता जाएगा। पीपल देयर वांट टू अर्न मोर मनी। उनका कहना क्या है कि जब आप एक सेंट्रलाइज जगह पे पैसा डालोगे तो मनी नीचे अपने आप ट्रिकल डाउन करेगी। आप ऑन्टरप्रेन्योर बनाओगे तो वो एम्प्लॉयमेंट देगा। वो इस इकोनॉमी पे चलते थे। समझ में आया? अब देखो, दुनिया भर के देश यूएस के पास पैसा मांगने पहुंचे और यूएसएसआर के पास पैसा मांगने पहुंचे। अब यूएसएसआर तो क्या था? कमांड इकोनॉमी। तो यूएसएसआर का तो ये है कि पैसा लो और हमको इतना पैसा दे दो, गवर्नमेंट एफिशिएंसीज ले सर। यूएस में क्या था? प्राइवेट बॉडीज थी। तो यूएस में बैंकों ने बोलना शुरू किया कि सर हम इनको पैसा तो दे देंगे डेवलपमेंट करने के लिए, व्हाट इफ दे डू नॉट रीपे मी, मैं क्या करूंगा? देश है, नहीं पे किया, है ना? तो यूएस ने बोला कि तुम डरो मत, तुम डायरेक्ट पैसा मत देना, तुम एक्स हो, तुम डायरेक्ट पैसा मत दो, हम तुम्हें डायरेक्ट पैसा नहीं देंगे। एक्स मतलब यूएस मान लो। हम बीच में दो बैंक्स बनाएंगे, एक बनाएंगे वर्ल्ड बैंक और एक बनाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बनाएंगे कहाँ? वाशिंगटन में। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ बनाएंगे? वाशिंगटन में। और इन दोनों बैंक्स को काम दे देंगे कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई कंट्री आता है लोन लेने, और वो लोन डेवलपमेंट पर्पस के लिए लेने आया है कि रोड बनाना है, मॉल बनाना है, पोर्ट बनाना है, इंफ्रा बनाना है, तो वर्ल्ड बैंक से लोन लो। अगर तुम्हारे पास कोई लोन लेने आया है जिसको पुराना लोन चुकाना है तो आईएमएफ से लोन दो। इसीलिए जब यू माइट हेयर द नेम ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबका नाम आईएमएफ के साथ आता है। डिफॉल्टर्स हैं। डिफॉल्टर को भी तो लोन चाहिए। यू टुक अ लोन ऑफ 50 लाख फॉर योर बिजनेस, यू कुड नॉट रीपे इट, है ना? अब तुम्हारे पास जो तुम्हारे लेनदार हैं वो आएंगे ना पैसा लेने की, भैया मेरा 50 लाख दो। अब तुम 50 लाख नहीं दे पा रहे हो तो तुम नया लोन लोगे। इस सिचुएशन में यू विल गो टू आईएमएफ। टेकिंग अ लोन फ्रॉम आईएमएफ इज नॉट अ गुड थिंग, टेकिंग अ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज अ गुड थिंग। तुमने एक चीज़ बनाई, अब तुम्हें एक और बनानी है, तो तुम वर्ल्ड बैंक के पास जाओगे। गुड लोन, डेवलपमेंटल लोन। समझ में आया? दो बॉडीज बना दी। अब यूरोप वीक हो चुका था क्योंकि अब यूएस और यूएसएसआर पावरफुल थे। अब यूएस और यूएसएसआर के बीच में चलेगा क्या? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब डायरेक्टली नहीं लड़ते, अलग अलग मेथड से लड़ते थे। मूवीज कौन अच्छी बना रहा है, स्पेस में कौन पहले जा रहा है, टेक्नोलॉजी किसकी अच्छी है, मेडिसिन में कौन अच्छा है। गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन। ठीक है, पक्का यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, यूरोप वीक हो चुका था और यूरोप के पास अपनी खुद की क्या थी? लेगेसी तो थी। ऑल रिच कंट्रीज ऑफ यूरोप, ऑल रिच हेरिटेज ऑफ वेस्ट दैट वी रीड इज कमिंग फ्रॉम इटली, जर्मनी,
ब्रिटेन फ्रांस आज भी देखो हम कितना देखते हैं वहाँ का। कार वगैरह में देखो जर्मनी कितना आगे है ना, जापान कितना आगे है। तो वेस्ट वर्ल्ड, वेस्ट ईस्ट साइड में सिर्फ एक ही पुराना डेवलप्ड कंट्री था, वो था जापान। चाइना तो नया डेवलप हुआ है। पुराने अमीर देशों में सिर्फ ओनली जापान वॉज देयर, बाकी पूरा वेस्ट वर्ल्ड पे था। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जर्मनी को इन्होंने दो हिस्सों में काट के बांट लिया। वेस्ट जर्मनी दे दिया किसको, यूएस। ईस्ट जर्मनी किसको मिला, इन्होंने दुनिया में बहुत जगह ऐसे हिस्से किए। कोरिया को डिवाइड किया, कोरिया वॉज डिवाइडेड इंटू नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय, इसलिए तुम देखोगे साउथ कोरिया से आज भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सैमसंग, एलजी, किया मोटर्स, टीटीएस, सब कहाँ के हैं, साउथ कोरियन। एक नॉर्थ कोरिया भी, एक किम जोंग उन। कोरियंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक किम जोंग उन देखा होगा, उसके कुछ कुछ तो वीडियो देखेंगे किम के। किम कहाँ का है, नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय, वेस्ट जर्मनी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय यूएस, ईस्ट जर्मनी बाय यूएसएसआर। जब 1991 में यूएसएसआर ही 15 कंट्रीज में टूट जाएगा, दुनिया मान जाएगी और ये बर्लिन वॉल तोड़ दी जाएगी। समझ में आया, पक्का। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही यूएस ने पनिशमेंट लगा रखी जर्मनी और जापान पे। जर्मनी एंड जापान डोंट हैव देयर ओन आर्मी। जर्मनी एंड जापान का सारा सिक्योरिटी कौन देखता है, यूएस। बिकॉज यूएस न्यू दीज कंट्रीज कैन बी डेंजरस इन द फ्यूचर ऑल्सो। समझ में आ रहा है, पक्का। और तुम देखो ना, जितने भी तुम पेन की कंपनीज देखते हो, मैं पेन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि तुम ये चीज़ देखते हो, सारी कंपनीज ऑलमोस्ट कहाँ की हैं, जर्मनी या फिर जापान। ये क्लासमेट वगैरह तो अभी आया, तुम एडजेल याद है, एडजेल आता था, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। मित्सुबिशी, यूनिबॉल, यूनिबॉल आता है एक पेन, यूनिबॉल किसका है, जापान का, जापान का है। और कोई कंपनी बताओ, कार की कोई कंपनी बताओ। जनरल मोटर्स, BMW, मर्सिडीज कहाँ के, सब जर्मनी के। प्यूमा कहाँ के, जर्मनी का। एडिडास कहाँ के, जर्मनी का। समझ में आ रहा है। तो इनका R&D बहुत मजबूत है। जापान का R&D बहुत मजबूत है। टोयोटा जापान की, होंडा जापान की। तुम कभी नोटिस करना, जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, उसमें ईदर देयर वुड बी जर्मनी और देयर वुड बी जापान। एक तुमने देखा होगा हाउसर का पेन आता है, देखा है, कहाँ का है, जर्मनी। समझ में आया। अब देखो, तो अब यूरोप वीक हो गया था। अब यूरोप को पता था कि भाई गॉन आर द डेज जब ब्रिटेन फ्रांस अकेले रूल कर लेते थे। अब हम आपस में नहीं लड़ सकते, अब हमें एक हो जाना चाहिए कि दुनिया में बड़े बड़े और गुंडे आ गए। समझ में आ रहा है। अच्छा, इनका साइज़ भी छोटा था देखो, यहाँ पे कहीं ब्रिटेन था, यहाँ कहीं फ्रांस था। तो इन्होंने बोला कि यार अभी दुनिया से हम नहीं निपट पाएंगे, अब चाइना जैसे लोग आ गए हैं, इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। इंडिया तो कहने के लिए कह रहा हूँ, बट फिर भी है ना, ऊपर के 7 8 10 इकॉनमी में तो भाई हमारे साथ मेजर दिक्कत है पॉपुलेशन की। इंडिया की पॉपुलेशन अभी आधी खत्म कर दो तो इंडिया भी डेवलप्ड हो जाएगा। पैसे तो हैं ही इंडिया में, तभी तो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब समझ रहे हो। हमारी मंथली इनकम 5 लाख रुपीज़ मंथ है, बट हमने 20 बच्चे कर रखे हैं। तो पर कैपिटा बहुत कम है। समझ में आ रहा है। का पॉपुलेशन 25 करोड़ करो, फिर तुम देखो इंडिया का यूएस बन जाएगा आज के आज। क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है ना हमारे यहाँ, कम है। एक ही रोड पे चलने वाले बहुत हैं। समझ में आ रहा है। इतनी मार है, CUET का एग्जाम, ये 3 लाख लोग फॉर्म भरे, 2.5 लाख लोग, 2 लाख लोग, तो कंपटीशन अपने आप कम है, तो तुमको इतना स्ट्रेस नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इंडिया में सर्वाइवल इज़ वेरी टफ बिकॉज कॉम्पिटिशन, चीज़ में कॉम्पिटिशन। तुमको अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है तब भी है, एक्टर बनना है तब भी है, कुछ भी तुमको इंडिया में हैव टू बी बेटर देन ऑलमोस्ट अराउंड यू। भीड़ बहुत है, अभी मर जाओगे तब नहीं है। यार है, चलो। तो अब देखो, इनको मालूम था कि भाई अकेले तो अपना काम नहीं होना है, तो इन्होंने ना एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। तुमको ये समझ में आया क्यों बनाया यूरोपियन यूनियन, नहीं क्यों। जब मुझे पता है कि मैं अकेला अब उतनी बदमाशी नहीं कर पाता हूँ और दुनिया में नए नए गुंडे आ गए हैं, तो मैं क्या करूँगा। एवरीथिंग इज अबाउट पावर, विल कम टुगेदर। कि अभी हम वीक हैं, और 1992 में एक मैस्ट्रिच ट्रीटी होगी। मैस्ट्रिच से डरना मत, ये एक शहर का नाम है स्पेन के। एक मैस्ट्रिच ट्रीटी होगी, और जिससे ये ग्रुप बनाएंगे यूरोपियन यूनियन, और इसमें यूरोप के 27 कंट्रीज ऐड हो जाएंगे। समझ गए, समझ गए। कंट्रीज ये अलग अलग थे, बट दुनिया से डील करने के लिए इन्होंने ग्रुप बना लिया। ठीक, अपना एक यूरोपियन यूनियन का फ्लैग भी बनाया, अपनी यूरोपियन यूनियन की एक पार्लियामेंट भी बनाई, जिसका हेड क्वार्टर बनाया कहाँ पे, बेल्जियम में। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की जिसकी कैपिटल है ब्रसल्स। बात समझ रहे हो। 27 कंट्रीज हैं। 27 कंट्रीज में ब्रिटेन, फ्रांस, लातविया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वियना, ये जितना तुम यूरोप देखते हो, स्पेन, पोर्चुगल, साइप्रस, ये सारी कंट्रीज मिल गए। और इन्होंने, ये कोई दोस्त नहीं है, इन्हें पता है ना अकेले अब नहीं लड़ सकते। ठीक, अब इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन बनाया। इसलिए तुम देखोगे यूरोप में वीज़ा फ्री ट्रैवल है।
इसीलिए जो लोग यूरोप घूमने जाते हैं वो 10-15 दिन के लिए जाते हैं। क्यों? मान लो मैंने जर्मनी का फ्लाइट करा लिया, जर्मनी की वीज़ा लगा, मेरी यूरोप की वीज़ा लग गई। अब मैं जैसे ही जर्मनी जाऊँगा, जर्मनी से 1 घंटे दूरी पे नीदरलैंड है, जर्मनी से 1 घंटे दूरी पे फ्रांस है, जर्मनी से 1 घंटे की दूरी 2 घंटे की दूरी पे ब्रिटेन है, जर्मनी से 2 घंटे 1.5 घंटे की दूरी पे स्पेन है। तो पूरा ही घूम के आऊँगा। समझ में आ रहा है? पक्का? क्योंकि वहाँ वीज़ा फ्री ट्रैवल है, जस्ट लाइक इंडिया एंड नेपाल। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में, ब्रसल्स में। ठीक। अब देखो, अब होना क्या शुरू हुआ, अब 1992 में मैस्ट्रिक्ट आएगी और यूरोपियन यूनियन बनाएगी। में ये लोग एक चीज़ और करेंगे कि हमारी कॉमन करेंसी होगी जिसका नाम है यूरो। सुनते जाना, बट ये यूरो नाम की करेंसी सिर्फ 20 कंट्रीज में ही एप्लीकेबल होगी। समझ गए? इसलिए तुम देखोगे इंग्लैंड में आज भी क्या चलता है, पाउंड। अमेरिका में डॉलर चलता है, अलग अलग करेंसी, इंडिया में रुपए चलता है, ब्रिटेन में चलता है पाउंड। बट जर्मनी जाओगे तो यूरो, फ्रांस जाओगे तो यूरो, इटली जाओगे तो यूरो, बेल्जियम जाओगे तो यूरो। 27 में से 20 कंट्रीज ने करेंसी भी सेम रख ली। अब यार उन लोग सबके अपने अपने रीजंस हैं। फिर अब हमारी अभी वो भी नहीं है कि हम तुमको वो भी पढ़ाने जाएंगे, तुम सोचोगे कि क्या पढ़ा रहा है, तो अच्छा लगेगा तुमको। अब यही चीज़ है, अगर तुमको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है तो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ो 12th के बाद, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। हर एक ये बिल्कुल मत सोचो कि जेई और डॉक्टर, अगर तुम एवरेज डॉक्टर हो तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम डॉक्टर बन जाओगे, नॉर्मल सा क्लिनिक खोले हुए तो कोई मतलब नहीं ना। लेकिन तुम जर्नलिस्ट भी बनते हो और अच्छे जर्नलिस्ट बनते हो तो यू हैव अ लॉट मोर वैल्यू। देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आता है तो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ो। समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, जो भी पढ़ो, टाइम हैज़ चेंज्ड, उसमें बेस्ट रहो। तुम कुछ भी पढ़ो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लगो, बट उसमें बेस्ट रहो, उसके टॉप 1 टॉप 5 टॉप 3% में आने चाहिए। ये कहीं भी नहीं लिखा है तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। तुम डॉक्टर बन गए, सारे डॉक्टर तो मेदांता में सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है ना भाई, कुछ तो ऐसे केसर बाग में क्लिनिक डाल के भी बैठे हैं। वो डॉक्टर बनने से मच बेटर है यू बिकम अ गुड जर्नलिस्ट। समझ रहे हो? अब इसमें देखो तुम्हें जिस चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, फिर आगे यही तो अभी आगे परस्यू करना। 20 कंट्रीज ने माना, 7 ने नहीं माना। वो 20 कंट्रीज कहलाएं यूरो जोन। वाई यूरो जोन? बिकॉज दे वर यूजिंग द करेंसी कॉल्ड एज यूरो। समझ में आया? इंग्लैंड डज नॉट यूज यूरो, इंग्लैंड यूजेस पाउंड। पाउंड। समझ में आया? अब देखो, अब बदमाशी होना शुरू होती है। कई सारे कंट्रीज, यहाँ पे मिडिल ईस्ट है, सीरिया, लेबनान, लीबिया, है ना, और यहाँ पे तुमको भी पता है अनस्टेबिलिटी रहती है ना। देखो तुम चाहे जितने ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हो, लेकिन तुमको भी हो सकता है ना ये एस्पिरेशन ना हो कि भाई मैं आसपास गुंडागर्दी देखूं, है ना, बदमाशी देखूं। तो बहुत सारे लोग जो एस्पिरेशनल थे, उनको लगा कि भाई ये वाला रीजन हमें छोड़ के कहाँ चले जाना चाहिए, यूरोप में। बेटर लाइफ, बेटर फैसिलिटी। एग्जैक्टली टेक दिस एज इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ ऑफ अस आर ब्रदर्स कमिंग फ्रॉम द सेम ब्लड। ये तो एकदम सही बात है, अभी 2-3 जनरेशन का ही तो अंतर है। बट पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ देखो इंडिया की। बहुत सारे पाकिस्तान के बच्चे होंगे, उनसे पूछोगे तो आज इंडिया में रहना चाहेंगे। अब तुम ऑर्थोडॉक्स हो तो तुम सोच सकते हो नहीं मैं तो पाकिस्तान जाता, लेकिन अगर तुम थोड़ा भी लिबरल हो तो पाकिस्तान से बहुत बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में। इतना समझ में आता है, इंडिया थोड़ा ज़्यादा लिबरल है। इंडिया ज़्यादा लिबरल है, ये तो सच बात है कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक। इवन बांग्लादेश इज़ मोर लिबरल। बंगाल में बंगाली लोगों में पढ़ाने का वो होता है थोड़ा सा टेंडेंसी। समझ में आ रहा है? अब चलो अब इंडिया कम से कम इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वो तो हो रहा है, इक्विप लिव इन रिलेशनशिप। पाकिस्तान में तो लिव इन नहीं अलाउड है। इंडिया इज़ मोर लिबरल कंपेयर टू पाकिस्तान। अब इन्हीं लोगों के हिसाब से देखो, हो सकता है तुमको यहाँ रहने में मज़ा है, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उस हिसाब से चीज़ें नहीं है। कंपेयर्ड विद शोज ऑफ पाकिस्तान, वॉच इंडिया के कुछ शोज देखो पाकिस्तान की, यूल फाइंड द डिफरेंस। जैसे इंडिया और हॉलीवुड में डिफरेंस दिखता है, विजिबल डिफरेंस दिखता है, बजट का और चीज़ों का। ठीक। अब देखो, तो ये लोग इधर भागने, अब यही जब इधर भागने लगेंगे तो इनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। डिफरेंट थिंकिंग पीपल विल स्टार्ट कमिंग इन। ट्रेन का कल्चर बदल दिया, है ना। तो अब ब्रिटिश लोगों ने बोलना शुरू किया, 1992 की शुरू होएगी, 2016 में ब्रिटेन बोलेगा कि भाई बहुत हो गया यूरो जोन, बहुत हो गया यूरोपियन, हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो बोलेंगे क्यों? कहते इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल कराते हो, लोग यहाँ से घुस के आते हैं साइप्रस, साइप्रस से फ्रांस, और फिर ये इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, क्या है, एक पानी की नदी है इंग्लिश चैनल, फिर ये इंग्लिश चैनल तैर वैर के इंग्लैंड चले आते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो ब्रिटेन के लोकल लोग थे, उन्होंने अपनी पीएम को प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई ब्रिटेन से, इससे निकलो, इससे यूरोपियन यूनियन से, नहीं तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो अब एक बात बताओ, हर आदमी अपनी कुर्सी बचाएगा ना। तो 2016 में ब्रिटेन ने बोला कि वी वांट टू एग्जिट यूरोपियन यूनियन, इसीलिए उस चीज़ को बोला गया ब्रेग्जिट। PR मतलब ब्रिटेन, एग्जिट मतलब एग्जिट, ब्रेग्जिट। समझ में आया? इसीलिए ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट कर ली, और ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। समझ में आया? पक्का? 100%। ऑप्शन, हमें सी ऑप्शन ही नहीं याद रखना था, हमें यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी आना चाहिए, ब्रसल्स। हमें और क्या आना चाहिए? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी आनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आना चाहिए।
यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरोजोन विच इज़ एप्लीकेबल इन 20 कंट्रीज़, ये भी आना चाहिए। समझ में आया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो नदी है, पानी है, उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, हमें ये भी आना चाहिए। यस और नो? पक्का? 100%?